नमस्कार साथियों, मैं आर.के. बेनीवाल और मेरे साथ बीएल सर, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, राजस्थान पुलिस का 13 मई को पेपर हुआ। 14, 15, 16 ये जो पेपर चल रहे हैं, 13 मई की फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था हमारे पास, ये पेपर हमें सोशल मीडिया से उपलब्ध हुआ है और ये सही पेपर है। हालांकि सरकार की पाबंदियां थी, बाहर पेपर नहीं आना चाहिए, किस वजह से आया क्या आया ये जांच का विषय है, लेकिन हमारे पास जो पेपर मिला है, बहुत सारे लोगों ने पेपर का सोल्यूशन दिया, लेकिन मैं बता दूं, मैं आर.के. बेनीवाल, मैं आपको कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग का सोल्यूशन दूंगा। बीएल सर आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके का सोल्यूशन देंगे और हमारा ये सोल्यूशन अन्य से बेहतर होगा। 150 में से लगभग आपको सारे प्रश्न करवाए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का हमने बिल्कुल सही विश्लेषण करके और इसका जवाब देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बीएल सर आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके का पेपर का हल करवाएंगे और इसके बाद इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यूस मेरी क्लास आएगी, जिसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ये साइंस के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं बीएल सर से। सर आप अपना राजस्थान जीके इंडिया जीके का पेपर शुरू कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं आर.के. बेनीवाल और मेरे साथ बीएल सर, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, राजस्थान पुलिस का 13 मई को पेपर हुआ। 14, 15, 16 ये जो पेपर चल रहे हैं, 13 मई की फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था हमारे पास, ये पेपर हमें सोशल मीडिया से उपलब्ध हुआ है और ये सही पेपर है। हालांकि सरकार की पाबंदियां थी, बाहर पेपर नहीं आना चाहिए, किस वजह से आया क्या आया ये जांच का विषय है, लेकिन हमारे पास जो पेपर मिला है, बहुत सारे लोगों ने पेपर का सोल्यूशन दिया, लेकिन मैं बता दूं, मैं आर.के. बेनीवाल, मैं आपको कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग का सोल्यूशन दूंगा। बीएल सर आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके का सोल्यूशन देंगे और हमारा यह सोल्यूशन अन्य से बेहतर होगा। 150 में से लगभग आपको सारे प्रश्न करवाए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का हमने बिल्कुल सही विश्लेषण करके और इसका जवाब देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बीएल सर आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके का पेपर का हल करवाएंगे और इसके बाद इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यूस मेरी क्लास आएगी, जिसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ये साइंस के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं बीएल सर से। सर आप अपना राजस्थान जीके इंडिया जीके का पेपर शुरू कीजिएगा। थैंक यू। तो सर शुरू करें। हाँ सर। ये पेपर कहाँ से लाए हो आप? ये सोर्स से हमें भी मिल गया, सोशल मीडिया से। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बच्चों को राजस्थान जीके इंडिया जीके का हल करवा दीजिएगा, आनंद लेकर के सर। ठीक सर। उसके बाद में ठीक है। थैंक यू। ठीक सर। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन है जीके का कि मैक्सनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका, पाटलिपुत्र। कहाँ होगा? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? इसमें सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका, फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन है, सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? और इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन सही है, 1235। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1235 में हुई थी और अजमेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1928 में वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसका कारण क्या था, रीजन क्या था? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही है, कर वर्दी के कारण। किसके कारण हुआ था? कर वर्दी के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में कब की गई थी? तो इसका जो उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1928। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 1928। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, अगला जीके का क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना
तीसरा प्रमुख आंदोलन कौन सा किया और कब किया था? ये आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन और ये हुआ था 9 अगस्त 1942। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, 9 अगस्त 1942। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, 2 नंबर ऑप्शन शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, इसका है 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, सेवराब की पहाड़ियां, सेवराब की पहाड़ियां, ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक सर। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा, यानी 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन सही है इसका, और ये होगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, और इसका गठन हुआ था 1953 में। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है जीके का 45 नंबर क्वेश्चन है, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्राय कहा जाता है। क्वेश्चन ये था, और इसका जो उत्तर था 3 नंबर ऑप्शन सही है, आम्र वर्षा। इसका उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन सही है, आम्र वर्षा। हालांकि इसका वैसे सही उत्तर तो मानते हैं चेरी वर्षा कहते हैं, लेकिन चेरी वर्षा ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन इसका सही माना गया, आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है जीके का, कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा और पाले से मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो ये जो जलवायु है इसमें होगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 90 दिनों तक। कितने दिनों तक होगा? 90 दिनों तक, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट जो जर्मनी में स्थापित है, उड़ीसा के अंदर है, और आर्थिक सहयोग करने वाला देश कौन था, यह पूछा गया। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी होगा। अगला जो जीके का क्वेश्चन था जोधपुर का 75 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर का भड़ला चरण 4 500 MW मेगावाट एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और किसी संगठन का नाम पूछा गया, आर्थिक सहयोग करने वाले का, राजस्थान सरकार समूह के बीच। कौन सा क्या नाम था उस प्लांट का, क्या नाम है? जोधपुर का भड़ला चरण, भड़ला चरण 4 500 मेगावाट जिसमें विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और किस एक संगठन था जो समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया था। तो उस समूह का नाम पूछा गया था इसमें, और इसका जो सही उत्तर होगा वो है 4 नंबर ऑप्शन सही है, और उस संगठन का नाम था IL and FS। तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सही है, और इसमें है IL and FS
एस ये संगठन है जो राजस्थान सरकार के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को जिसकी आयु 55 से 60 वर्ष के बीच है, इसे प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन होगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है और देय राशि थी 1000 रुपए। 3 नंबर ऑप्शन में 1000 रुपए। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन था 77 नंबर क्वेश्चन था, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतिहर मजदूरों और हमालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, इसमें है कृषि विपणन के लिए, कृषि विपणन के लिए, कृषि विपणन के लिए। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है जीके का 78 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं, विपरीत लिंगियों, दिव्यांग, बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उसके रोजगार शुदा हो जाने तक की अवधि में बेरोजगार भत्ता दे होगा। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, पुरुषों के लिए होगा 4000 रुपए और महिलाओं के लिए होगा 4500 रुपए। ये होगा इसमें चौथा ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ बच्चों, 79 नंबर क्वेश्चन जीके का, राजस्थान की निम्न किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी यानी धान का कटोरा कहते हैं? तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही था और इसका उत्तर था गंगानगर। इसका उत्तर क्या है? गंगानगर है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से कब स्थापित की गई थी, यानी राष्ट्रपति का आदेश कब हुआ था? ये क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन 1976, क्योंकि 1 जनवरी 1977 को यह पीठ स्थापित की गई थी और राष्ट्रपति का जो आदेश हुआ था वो 1976 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, पहियों पर चढ़ने वाली जैबान तोप, पहियों पर चढ़ने वाली जैबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है और वो राजस्थान के किस किले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन और ये इस किले का नाम है जयगढ़ का किला। कौन सा किला है? जयगढ़ का किला है, जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण निम्न में से किस कला से संबंधित है? यानी राजस्थान के राज सोनी परिवार से जो राजस्थान की हस्तकला की जो कला जुड़ी है उस कला का नाम पूछा गया है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा और उस कला का नाम क्या है? थेवा कला। इस कला का नाम है थेवा कला। और इस कला की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि राज सोनी परिवार ये कला अपनी बहुओं और बेटियों को नहीं बताते हैं, क्योंकि इस कला का प्रसार हो जाएगा, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। मेरे कहने का मतलब है कि नमदा एक ऊनी कपड़ा है और नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, अपितु उस देश का नाम पूछा गया है जिस देश से ये कला आई है और इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उस देश का नाम है ईरान। क्या नाम है? ईरान। 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्न में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता था, उस कला का नाम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, कजली शैली। क्या होगा? कजली शैली होगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन सही है, ग्रासिया जनजाति।
कौन सी जनजाति होगी? ग्रासिया जनजाति, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक महा दिन में आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जो गया है वो पूछा गया है कि कार्तिक माह के कौन से दिन में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन में अंतिम दिन लिखा हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन में अंतिम, केवल इतना ही शब्द लिखा हुआ है अंतिम। इसका मतलब है कि अंतिम यानी कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें अंतिम लिखा हुआ था, क्योंकि पूर्णिमा अंतिम होता है इसलिए अंतिम वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सती निवारण अधिनियम 1987 या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम आदेश के प्रावधानों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए आवश्यक और सशक्त हैं। उस अधिकारी का नाम पूछा गया जो पुलिस की सहायता करती है इस अधिनियम के द्वारा। तो उसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, सभी राजपत्रित अधिकारी। सभी राजपत्रित अधिकारी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 1 नंबर ऑप्शन में ये लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, महिला बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति जो यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण 2012 कर विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसे अपमानित करने, वसूली करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है। जो कितनी अवधि तक निस्तारित होगा? इसका सही जो उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, अधिकतम 6 माह। क्या होगा? 6 माह होगा। अगला जो क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है 89, अनैतिक व्यापार रोकथाम, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय का मालिक है या उनका प्रबंधन करता है या उसके प्रबंधन में काम करता है या प्रबंधन में सहायता करता है, पहली सजा मिलने पर एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। कितने वर्ष तक? तो ये होगा 3 वर्ष से कम नहीं होगी। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 14 के अनुसार जो भी अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे या बच्चों का उपयोग करता है उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी। यानी इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 वर्ष। 2 नंबर ऑप्शन सही है, 7 वर्ष। अच्छा, अब देखो बच्चों 91 नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके 18 वर्ष की होने पर उसे अंतरित कर दिया जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 18 वर्ष। 1 नंबर ऑप्शन सही है, 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही है, वैदिक, वैदिक, वैदिक मुद्रणालय, ये इसका सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्न में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन सही है, केसरी सिंह बहारट। क्या होगा इसका? केसरी सिंह बहारट। 3 नंबर ऑप्शन में लिखा है केसरी सिंह बहारट, जो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए रॉयल एक्ट
द्वारा, रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहते हैं, की स्थापना की गई। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल, ये एक राजस्थान के राजाओं का संगठन था कि प्रथम चांसलर कौन थे, यानी प्रथम अध्यक्ष कहां के शासक थे, ये पूछा गया। एक अध्यक्ष का नाम नहीं पूछा गया, भी कहां के शासक वो प्रथम अध्यक्ष बना था, प्रथम चांसलर बना था। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर के शासक। क्या था? बीकानेर के शासक। और बीकानेर के शासक में ही गंगा सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? गंगा सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम बताइए। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम बताइए जो राजस्थान में सबसे प्राचीन स्वरूप है, प्राचीन भूभाग है, उसका नाम पूछा गया है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली प्रदेश, क्योंकि अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है और राजस्थान के 4 भौतिक भाग है, इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा होगा? अरावली प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बांगर और मरु के नाम है। राजस्थान में बांगर और मरु किसके नाम है? क्वेश्चन ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है, यानी ये एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। ये क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। आप देखो मेरी बात सुनो, अगला जो क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, उस स्थान का नाम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही है, यानी माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछते तो इसका सही उत्तर हो जाता था झालावाड़, लेकिन इसका स्थान विशेष पूछा है तो इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन माउंट आबू सिरोही। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है कि इस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं यानी ढकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन था और इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन सही है। और ये है सूखे सागौन, सूखे सागौन वाले वन, शोषक वन जिसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। यह स्थानीय लोहे ऐसक और चूना पत्थर का उपयोग करता है। मेरे कहने का मतलब इसमें प्रश्न में यह पूछा गया कि कर्नाटक के अंदर जो एक लोहे इस्पात संयंत्र है उसका नाम क्या है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन है किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में शामिल किया जाता है? किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में शामिल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही है और ये माना जाएगा 13 से 19 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं उनको किशोर कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 101 भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है 1952। 3 नंबर ऑप्शन सही है। अशोधित मृत्यु दर क्या है? इस क्वेश्चन जो 102 नंबर क्वेश्चन है इसका 1 नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। और 103 नंबर क्वेश्चन है आधार जनसंख्या क्या है? आधार जनसंख्या क्या है? इसका भी 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की पेंटिंग रागों रागिनी की सचित्र व्याख्या क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन सही है गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद पुस्तक जो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली थी? यानी बूंदी रियासत किन दो शासकों के कारण अधिक विकसित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, उमेद सिंह और बुद्ध सिंह। उमेद सिंह और बुद्ध सिंह उमेद सिंह और बुद्ध सिंह। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध भात खड़े संगीत विद्यालय स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये विद्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन है, पंथी नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है और ये किस राज्य का, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर ऑप्शन सही है, यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो ये नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, भारत को वर्ष 2022 में एक फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करनी है। यानी अभी 2022 में होगा और वो इसमें तारीख यानी महीना पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 11 से 30 अक्टूबर 11 से 30 अक्टूबर ये 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ था। ये इसका उत्तर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 10 अक्टूबर 2021 को अपनी 83 मिनट की स्ट्राइक के रूप में 77वां अंतरराष्ट्रीय गोल मारकर महान पेले की बराबरी की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस शहर में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जेद्दा। क्या हो जाएगा? जेद्दा। और ये सऊदी अरब का शहर है, सऊदी अरब। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से कहां के पत्थरों से किया गया था? पत्थरों का नाम पूछा है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर के पीले पत्थर। जैसलमेर के पीले पत्थर, ये उत्तर इसका सही होगा, जैसलमेर के पीले पत्थर। 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले भीनमाल जालौर जिसे विद्वानों की नगरी कहते हैं? और उस ग्रंथ का नाम पूछा गया है जो माघ के द्वारा लिखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही है, शिशुपाल वध। 4 नंबर ऑप्शन सही है, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोले जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में किया है, लेकिन ये कब किया? उनका सन पूछा है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण ये कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही है, 1908। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है, 1908। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में निम्न में से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे? इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इस 2 नंबर ऑप्शन में है न्यायमूर्ति अकील कुरैशी। अकील कुरैशी, न्यायमूर्ति अकील कुरैशी, ये
इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का गठन यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था और इसमें प्रथम चरण का नाम पूछा गया। प्रथम चरण का क्या नाम था जो 17 मार्च 1948 को बना था, उस चरण का नाम था, इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही है, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, मत्स्य संघ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 116 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन है और 5 वर्ष। कितना होगा इसका कार्यकाल, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव कब हुआ था। अभी राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव कब हुआ था, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन सही है, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से केवल किसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है, किसी उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का यानी 119 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है, और इसका सही उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों, 2 नंबर ऑप्शन है कोमलगढ़। क्या है, कोमलगढ़, राजसमंद में किला है कोमलगढ़, और ये राजस्थान में सबसे ऊंचा माना जाता है क्योंकि इसी किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इस किले के नीचे से ऊपर तक देखने में सिर पर रखी पगड़ी या टोपी गिर जाती है, इसलिए सबसे ऊंचा किला है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा यानी कोमलगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन है, देलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है, यानी देलवाड़ा के अंदर, देलवाड़ा सिरोही के अंदर 5 मंदिरों का समूह जो बना हुआ है, इसमें 5 में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ ये मंदिर इसमें नहीं है 5 में, बाकी सब हैं। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन, बिज्जक की पहाड़ी मौर्य कालीन स्तूप चैत्यों का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है, यह कहां स्थित है। तो इस क्वेश्चन में इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता यहीं चल जाता है बिज्जक की पहाड़ी कौन से जिले में है, यानी बिज्जक की पहाड़ियां राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल के अंदर मिली थी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन सही है, विराट सभ्यता। विराट यानी जयपुर में है विराट, जिसको विराट नगर कहते हैं। महाभारत काल में इसकी राजधानी, महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देश्य परियोजना है कि जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार हैं, यानी 2 राज्यों का नाम पूछा गया है। भी चंबल घाटी परियोजना कौन से 2 राज्यों की है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, और ये चंबल घाटी परियोजना होगी राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजस्थान एकमात्र उत्पादक यानी खनिजों के नाम पूछे कि वो खनिज सबसे ज्यादा राजस्थान में है, एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और वो खनिज होंगे सीसा जस्ता। वो खनिज क्या हो जाएंगे, सीसा जस्ता। 3 नंबर ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में सबसे एक नंबर पर हिंदू, दूसरे स्थान पर मुसलमान और तीसरा सबसे बड़ा समुदाय क्या है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और इसका होगा एक नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है सिख। तीसरा सबसे बड़ा समुदाय क्या होगा, सिख होगा, एक नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है, तो इसका सही उत्तर है एक नंबर ऑप्शन सही है 888। एक नंबर ऑप्शन सही 888 है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन 2020-21 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य की सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, ये प्रश्न था और इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, लगभग 45%। लगभग 45%, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो इसका सही उत्तर है एक नंबर ऑप्शन सही है 18 कॉलेज। कितने हैं, 18 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में उसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है, तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं, लेकिन वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इस क्वेश्चन में कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी ये पूछा गया है और इसका होगा एक नंबर ऑप्शन, उस नदी का नाम है गग्गर। क्या नाम है उस नदी का, गग्गर। अगला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से है। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक नंबर ऑप्शन, और ये राजा थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है जीके का 133 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। भाई इसमें प्रश्न पूछने का मतलब है कि इल्तुतमिश के समय राजस्थान का कौन सा नगर था जो वो दिल्ली के अधीन था, और इसमें एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय अजमेर दिल्ली के अधीन था, दिल्ली सल्तनत के अधीन था। अगला क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार, लेखक राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई। इसमें 4 पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं, राजशेखर के द्वारा जो नहीं लिखी गई है उस पुस्तक का नाम पूछा गया है। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र, तो 3 नंबर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अक्टूबर 2021 को 2 घंटे 7 मिनट 1 सेकंड के समय में पुरुषों की लंदन मैराथन किसने जीती थी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट जीके का क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सीसे लेमा। क्या नाम होगा उस धावक का, सीसे लेमा। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी। इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर को दुनिया में अच्छी तरह के प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक शुरू किया गया था, और वो कब शुरू किया गया था, यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही है, 1973। ठीक है, अच्छा
अच्छा बच्चों, एक प्रश्न ये थोड़ा मैं आगे चला गया था और 135 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। 135 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप से नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, राजपूत नीति। राजपूत नीति 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला 135 और 136 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में गोविंदगिरी का सर्वाधिक प्रभाव किस समुदाय के बीच था? यानी गोविंदगिरी ने किस समुदाय की सेवा की, उसका उद्धार किया, उस समुदाय उस जाति विशेष का नाम पूछा गया है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भील जनजाति। क्या होगा? भील जनजाति होगा। और फिर देखो, हाँ मैंने आपको 144 टाइगर प्रोजेक्ट तक बता दिया था, 2 क्वेश्चन बीच में छूट गए थे। अब हम आगे बात कर रहे हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है। यानी अनुच्छेद 66 में क्या लिखा गया, किसका उल्लेख है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन सही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? यह प्रश्न कई बार इसलिए भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सरकारी आयोग का संबंध है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ये सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी अब ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा और 1983। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन सही है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। इसमें ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्तर, शत्रावसान और विघटन से संबंधित है? इसमें भी अनुच्छेद पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा जीके का जो 13 मई की फर्स्ट पारी का जो पेपर था बेल सर के द्वारा सॉल्यूशन हो चुका है। कंप्यूटर रीजनिंग के लिए मैं आरके बेनीवाल सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो बिना वक्त गंवाए हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। और ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से सही तरीके से करवाना चाहता हूं ताकि जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आए वो उन क्वेश्चन को करें और आगे के लिए वो प्रिपेयर होए। तो पहला सवाल हमारा देखिएगा सॉल्यूशन में। पहला सवाल जो कंप्यूटर का सवाल है, पहला सवाल है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में वर्तमान से अगले वर्कशीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की अपनाई जाती है? मेरी बात फिर से सुन ले, पेपर आपके सामने नहीं है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो प्रश्न आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ये सवाल ये है कि MS एक्सेल की वर्तमान वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए आप क्या करेंगे? तो मैं बता देता हूं, जैसे ही आप MS एक्सेल की विंडो खोलते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जैसे 3 सीट दिखाई देती है। ये सीट 1, ये सीट 2 और ऐसे सीट 3 होती है, ये वाली ऐसे सीट 3, ऐसे ये सीट्स दिखाई देती है MS एक्सेल के इस वर्कबुक में। अब आपको ये जो सीट वर्तमान वर्कशीट, ये जो सीट मान लीजिए खुली हुई है, ये स्क्रीन पर दिख रही है, आपको अगली पर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और पेज क्या करेंगे आप डाउन, और पिछली पर आना है वापस तो कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप। तो सवाल था कि वर्तमान वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए क्या करेंगे? तो जवाब जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। ठीक है, इन तीनों की कॉप, और वापस आना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप, आगे जाना हो तो पेज डाउन और पीछे आना हो तो कंट्रोल शिफ्ट पेज 1। तो इस सवाल का जवाब रह गया कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, जिसके द्वारा आप वर्तमान वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। MS
एक्सेल के एक वर्कबुक के जो वर्कशीट्स हैं उनके बीच और वर्कशीट्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन से शॉर्टकट की काम में लेंगे, ये सवाल है। तो फिर से ये सवाल है कि एमएस एक्सेल है, ये इसकी ये वर्कबुक है, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है, इसमें वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, वर्कशीट 3 है, ये आपको दिखाई दे रही है। बीच में आपको और वर्कशीट्स इंसर्ट करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे, और इसका जवाब है एल्टर शिफ्ट और F1 की। कौन सी है वे? एल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 की। ध्यान देना, एल्टर यहां मान लीजिए आपका ये जो वर्कशीट है वो सिलेक्टेड है और आप एल्टर शिफ्ट और F1 दबाएंगे तो ये आगे चली जाएगी, इसकी जगह शीट 4 और दबाएंगे, शीट 5, शीट 6, शीट 7 ऐसे एंटर हो जाएगी। तो दी गई 3 वर्कशीट्स के बीच में अन्य वर्कशीट एंटर करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे? एल्टर शिफ्ट और F1 की। ये 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसी के बाद अगला जो कि बीच बीच में देखिएगा जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको सर ने करवा दिया। मैं आपको रीजनिंग और कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए और आपसे ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही या गलत है, तो सही गलत की पहचान करें। तो पहला जो कथन है क्वेश्चन नंबर 9 में वो है कि जो लाइट पेन है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। बिल्कुल सही, पहला कि लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है। जी हाँ, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब वो डिवाइस जो स्क्रीन पर जो कर्सर होता है ना, आपकी जो ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर जो चमकती हुई लाइन होती है, इसको क्या कहा जाता है? कर्सर। इस कर्सर को इधर उधर सेट करने के लिए, कर्सर को मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस काम में आते हैं इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो पहला सवाल ये है कि पहला ऑप्शन ये है, इसका क ऑप्शन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक पेन है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी लाइट पेन है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये बताया कि ट्रैक बॉल और माउस एक जैसे काम करते हैं। बिल्कुल, ट्रैक बॉल एक प्रकार का माउस है। दूसरा सही है, क भी सही है हमारे पास, ख भी सही है। ट्रैक माउस थोड़ा शेप अलग होती है, ट्रैक बॉल की शेप अलग होती है, लगभग दोनों का एक जैसा सिस्टम होता है। तीसरा है हमारा कि, और तीसरा क्या पूछा इसमें कि जो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, कर्सर को मूवमेंट करवाने के लिए, स्क्रीन को मूवमेंट करवाने के लिए स्क्रीन हमारे जो कीबोर्ड है उस पर कुछ कीज होती है। तो कीबोर्ड पर कर्सर वगैरह को मूवमेंट करवाने की जो की होती है वो कंट्रोल कीज होती है। जैसे होम की, इसके द्वारा कर्सर लाइन के शुरू में आ जाएगा। एंड की, इसके द्वारा कर्सर लाइन के एंड में चला जाएगा। पेज अप से आप ऊपर वाले पेज में चले जाएंगे, पेज डाउन से नीचे वाले पेज पे चले जाएंगे। तो एक्चुअली कर्सर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जो कीज होती है उनको आप कंट्रोल कीज कह सकते हैं। यहाँ नाम दिया सेंट्रल कीज, तो सेंट्रल कीज ऐसा नाम है नहीं। आपको ये कह दे कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी कीज होती है, तो वो कंट्रोल कीज होती है। एक तो वो कंट्रोल कीज कौन कौन सी होती है, इस तरह से हमारा कीबोर्ड होती है। तो यहाँ पर होती है कुछ कंट्रोल की, जैसे होम की यहाँ पर होती है, एंड की यहाँ पर होती है, पेज अप की यहाँ पर होती है, पेज डाउन की यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कीपैड होता है उसमें भी जो कीज होती हैं उनके ऊपर निशान लगे हुए, उनके द्वारा भी आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एरो कीज होती है उनके द्वारा भी कर्सर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड पर ये जो कीज होती है इनको कंट्रोल कीज का एक समूह होता है। ये आप सही कह सकते हैं। सेंट्रल की जैसा नाम किसी दिया हुआ नहीं होता, कंट्रोल की जरूर कीबोर्ड की कीज के प्रकार में कंट्रोल के नाम जरूर दिया जाता है। इसलिए मैं गए को गलत करूंगा। गए वाला कह रहा है कि सेंट्रल की के द्वारा माउस को कंट्रोल किया जाता है। नहीं, कंट्रोल की के द्वारा माउस को कंट्रोल किया जाता है। जो होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन, ये हो सकती है, ये एरो की हो सकती है। ये वाला गए को मैं गए है उसको मैं गलत करूंगा। कै तो सही और खे सही है, गए गलत है। ये इस प्रकार का जवाब देंगे हम 9 नंबर सवाल में। हमारा पास 10 नंबर सवाल है। देखिएगा 10 नंबर, ये जो पेपर है इसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, ऑप्शंस मेरे पास यहाँ नहीं है। मैं केवल उत्तर है वो आपको बता रहा हूँ। आवश्यकता पड़ेगी तो फोन के अंदर एक फाइल है जो आया हुआ है PDF, उसमें हम ऑप्शंस देख लेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प, 10 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रोजेक्टर का प्रकार है? तो आप जानते हैं प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रोजेक्टर कई प्रकार की होती है। वो कह रहा है कि कौन सा एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। DLP, LCD, LED, यह नाम दिया DLP,
LCD, LED, ये सारे प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। और लाइट जो प्रोजेक्टर है, लाइट जो नाम लिखा हुआ है लाइट प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं। आप किसी बुक में खोलना, आप देख लेना, LDLP प्रकार का प्रोजेक्टर होता है, LCD प्रकार का प्रोजेक्टर होता है, LED प्रकार का प्रोजेक्टर होता है। लाइट प्रोजेक्टर टाइप का कोई प्रोजेक्टर नहीं, इसलिए इसका जवाब जाएगा लाइट प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर का प्रकार हम लोग नहीं कह सकते। 11 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कौन सा प्रिंटर है वो विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया। विशेष प्रयोजन का प्रिंटर कौन सा नहीं है। जब से सब्लिमेशन प्रिंटर दिया हुआ है, एक प्रिंटर दिया है सब्लिमेशन प्रिंटर। सब्लिमेशन प्रिंटर है वो कपड़ों के ऊपर छपाई के काम आता है, तो उसका खास उद्देश्य हो गया। एक प्रिंटर आपको दिया गया थर्मल वैक्स प्रिंटर, तो थर्मल वैक्स प्रिंटर है, ये प्रिंटर है वो हीट का प्रयोग करके छपाई करता है, ये भी काम आ गया। एक प्रिंटर आपको फोटो प्रिंटर नाम दे रखा है, फोटो प्रिंटर किसी खास फोटो लेने के लिए होता है, तो वो भी मेरे हिसाब से विशेष पर्पज का। यहाँ इसका जवाब ज़्यादा सही रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये कोई खास उद्देश्य का प्रिंटर नहीं है। ये ऐसे ही ये एक लाइट छपाई करता है, हल्की छपाई करता है, डॉट डॉट करके छपाई करता है, स्याही यहाँ पर कम लगती है। जैसे रेलवे में, बसों में जो टिकट वगैरह उस पर डॉट 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 करके आपके नाम वगैरह छपे हुए होते हैं, या हम देखते थे आजकल तो नहीं, पहले थोड़े समय पहले आप देखें तो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो बिल आते थे दवाइयों के, वो भी डॉट डॉट मैट्रिक्स वाले प्रिंटर से होते थे। तो खास उद्देश्य का प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो ये नॉर्मल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका यही जवाब होना चाहिए कि ये नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। मैं 12 नंबर सवाल कर रहा हूँ, 11 नंबर का मैंने जवाब दिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मेरे हिसाब से ये राज सही है। ये यदि कहीं कोई अपडेट होगी, किसी प्रश्न में कोई चेंज होता है, तो मैं आपको आगे फिर वीडियो के अंदर जो नीचे कुछ साइड में कमेंट लिख करके आपको बता दिया जाएगा। इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। अब 12 नंबर सवाल है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कैसा है, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रिंटर, वे प्रिंटर जो टाइप मशीन की तरह, जिनमें एक रिबन होता है, रिबन पर अक्सर ऐसे अक्सर जोर से टकराते हैं और फिर रिबन के नीचे कागज पर वो अक्सर छप जाता है, ऐसे प्रिंटर को हम इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। आजकल जो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है, उसमें इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होते, वहां पर कोई अक्सर नहीं होते जो किसी रिबन से टकराते हैं और रिबन पर स्याही लगी रहती है जिससे कागज पर वो अक्सर छप जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसका जवाब चला गया। फिर सवाल देखिए LCD मॉनिटर में C का क्या मतलब होता है, तो 12 नंबर का सवाल का हो गया लेजर और इंकजेट। सवाल अगला हमारे पास है 13 नंबर सवाल है बच्चों। 13 नंबर सवाल ये बताएगा कि LCD में जो मॉनिटर होते हैं, LED, LCD टाइप के मॉनिटर आते हैं, तो LCD मॉनिटर में C का मतलब क्या होता है। तो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो C का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया, C का मतलब यहाँ पर क्रिस्टल हो गया आपका। ये 13 नंबर सवाल हुआ। 14 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी डिवाइस। मैं बता दूं कि आउटपुट डिवाइस होती है वो कुछ हार्ड कॉपी वाली होती है, कुछ सॉफ्ट कॉपी वाली होती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, पर वो हमें एक फाइल की सॉफ्ट कॉपी दिखाती है, इसलिए मॉनिटर को हम सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कहेंगे। और किसी भी प्रकार का प्रिंटर हो, चाहे इंकजेट प्रिंटर हो, लेजर प्रिंटर हो, और प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है किसी आउटपुट की, तो प्रिंटर्स को हम हार्ड कॉपी डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर है, उनको हार्ड कॉपी डिवाइस कहेंगे। बाकी ऑप्शंस में प्रत्येक में मॉनिटर नाम लिखा हुआ है, तो मॉनिटर हार्ड कॉपी डिवाइस नहीं होती, वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होती। तो 14 नंबर सवाल का जवाब क्या चला जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो ये होगा बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। 14 नंबर का सवाल का जवाब क्या रहा हमारे पास है, बबल जेट प्रिंटर और क्या नाम दिया गया बच्चों, लेजर प्रिंटर। ये वो प्रिंटर्स हैं तो हार्ड कॉपी ही देंगे हम। इस प्रकार से हमारे पास ये 14 नंबर क्लियर हो गए, क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक 15 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद हम स्क्रीन को साफ करेंगे। टर्मिनल या कंसोल विंडो में कमांड टाइप करके निम्न में से कौन आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा गुण है
जिसके द्वारा आप किसी विंडो में कमांड टाइप करके कंप्यूटर से काम करवाते हैं। तो कई सारे बच्चे इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कह रहे थे, ये सही नहीं है। यहाँ सवाल है कि टर्मिनल या कंसोल विंडो के अंदर किसी विंडो में कमांड टाइप करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड टाइप करके और फिर आप कंप्यूटर से काम करवा रहे, तो ये इसका जवाब जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। ये गुण ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहलाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये 15 नंबर सवाल है हमारे पास और इसका जवाब क्या चला गया? कमांड लाइन इंटरफेस। क्या जवाब चला गया इसका? कमांड लाइन इंटरफेस। स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर में RK बेनीवाल राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लासेज लेता हूं, रीजनिंग की क्लास लेता हूं और साइंस के क्वेश्चंस पे मेरे अंडर में आते हैं और मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा हूं। जहां तक मेरी जो पकड़ है वहां तक फिर भी एक दो क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन वाले आते हैं, तो उनको मैं एक दो क्वेश्चंस के अलावा सबका आपको बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन देखूंगा। आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सवाल नंबर क्या 16, हम लोग 16 नंबर सवाल कर रहे हैं। 16 नंबर सवाल क्या है बच्चों, बता देता हूं आपको। देखो क्या सवाल है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप दर्शाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर रहे हैं और कई प्रकार की विंडो आपने खोल रखी है और सवाल ये है कि उन सब विंडो को आप मिनिमाइज कर दो और डेस्कटॉप आपको दिखे। डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करते बूट करते पहली जो स्क्रीन जो दिखाई देती है जिस पर रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, ये सब आइकन्स बने हुए उसको डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे जैसे आप बाकी विंडोज खोलते हैं तो डेस्कटॉप गायब हो जाता है, उसकी जगह अन्य प्रोग्राम्स की विंडोज आ जाती है। सवाल ये कि उन अन्य प्रोग्राम्स के सभी विंडोज को एक साथ मिनिमाइज कर दे और आपको डेस्कटॉप दिखे, तो इसके लिए कौन सी कमांड है? तो ये इस कमांड के लिए कीबोर्ड पर एक ऐसी की होती है जिस पर विंडो का फोटो होती है, विंडो का लोगो होता है, उस की को और D दोनों को एक साथ दबाओ तो अन्य सारी की जो विंडोज पर जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो भी विंडोज खुली है वो सारी मिनिमाइज हो जाएगी और शुरुआत की जो डेस्कटॉप है वो दिखने लग जाएगी। तो वही बात है, सारी विंडोज को मिनिमाइज करना और डेस्कटॉप को देखना, तो कौन सी की काम मिलेंगे? इसका जवाब जाएगा विंडो लोगो की प्लस D। क्या जवाब जाएगा इसका? इसका जवाब जाएगा विंडोज की कौन सी की? विंडोज लोगो की, यानी वो की जिस पर विंडो की वो कीबोर्ड की जिस पर विंडो का निशान ऐसे एक फोटो से बनी हुई होती है और साथ में क्या दबा दो? D की को दबा दो, तो जितनी आपके पास विंडोज खुली है वो बंद हो जाएंगी और डेस्कटॉप आपको फिर से दिखने लग जाएगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है। तो यूनिक्स से, लाइनक्स से, विंडोज सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा देता है। MS DOS ये सुविधा नहीं देता है। तो सवाल का थोड़ा सा दिक्कत है ये। यदि ये सवाल पूछा जाता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, GUI की सुविधा नहीं देता, तब तो इसका जवाब चला जाता है MS DOS। कौन सा देता है? तो ये तीनों देते हैं। तो ये सवाल मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत वाला है। अगला सवाल हमारे पास ये 17 नंबर सवाल था, सॉरी 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल ये है कि एक URL होता है। URL का मतलब होता है किसी वेबसाइट का एड्रेस। URL के अंत में जैसे जो भी www डॉट और अंत में जैसे .org लिखा है, तो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस के अंत में .org, .nic, .in जो भी लिखते हैं ये डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम में उस वेबसाइट की नेचर के बारे में बताता है। यदि वो कहता है कि यदि किसी URL किसी वेबसाइट के एड्रेस के अंत में .org लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो एक संगठनात्मक संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक संगठन है। तो इसका जवाब चला जाएगा कि वो वेबसाइट एक संगठनात्मक है, ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन देता है? तो उस कंपनी को क्या कहा गया? ISP कहा गया है। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो BSNL हो सकता है, वो MTNL हो सकता है, वो BSNL हो सकता है। इंटरनेट सेवा देने वाली को क्या कहा जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। 19 का उत्तर ISP हो जाएगा। 20 का
जवाब है 20 का जो सवाल है वो ये है कि गूगल पर आप गूगल क्रोम पर आप जो साइट्स खोलते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, आप जो इधर उधर जो चीज़ें खंगालते हैं उसकी एक हिस्ट्री बनती है। उस हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सवाल देखिएगा, गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा विकल्प को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट। गूगल क्रोम में गूगल पर जो भी आपने काम किया, जो भी आपकी हिस्ट्री है उससे संबंधित सारी चीजें हैं वो वहां पर एक सेव है, तो उनको आपको हटाना है। आपने अभी तक गूगल पर जो सर्फिंग की, जो सर्चिंग की, जो आपने वेबसाइट्स वगैरह खोली, जो कुछ भी आपने देखा, पढ़ा, सुना, इधर उधर सर्च किया, वो सारों की एक हिस्ट्री बनती है। उस हिस्ट्री को डिलीट करना है तो क्या होगा। सवाल है गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा विकल्प, ये वो विकल्प है जो गूगल पर आपके द्वारा काम किए गए सारे कार्य किए गए उनकी एक हिस्ट्री बनी थी, उस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो गूगल ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा आपका एक कमांड होगा गूगल पर, उसके द्वारा आप अपने द्वारा किए गए कामों की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। ये कमांड किस शॉर्टकट की से आएगा, उसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट की। एक साथ आप क्या दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट और डेल, डिलीट की को एक साथ दबाने से गूगल पर क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप गूगल पर काम किए हुए डेटा जो आपकी हिस्ट्री है वो सारे डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आईएसपी का पूरा नाम क्या है। 21 नंबर है। तो आईएसपी का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूरा नाम क्या है, ये सवाल पूछा गया है। जो 13 मई को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसके कंप्यूटर के सवाल करवा रहा हूं मैं, कंप्यूटर के थोड़े टफ सवाल भी है। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। 22 नंबर सवाल है कि किसी भी वेबसाइट को जब खोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज खुलता है, तो उसका क्या नाम होता है, होम पेज। किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो क्या सवाल क्या है, किस वेबसाइट पर आमतौर पर जो पहला पेज देखते हैं, किसी वेबसाइट पर जो पहला पेज देखते हैं उसे क्या कहते हैं, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब मैं साथ ही आपके यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, तो रीजनिंग वाले भी हल करवाते देता हूँ क्योंकि कंप्यूटर रीजनिंग दोनों पार्ट मुझे करवाने हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन आया हमारे पास, पर ये सही नहीं है। रीजनिंग का एक 24 नंबर सवाल है, ये एक्चुअली ये त्रुटिपूर्ण है। 9 + 7 -4 8 -2 × 5 = 32 जैसा सवाल है, जो इक्वेशन में कहीं दिक्कत है, हमें ये साफ नहीं दिखा प्रश्न, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आपके पास 25 नंबर सवाल है, ध्यान से देखना। ये रीजनिंग और कंप्यूटर के साथ ही चल रहे हैं। रीजनिंग का 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा वेन आरेख है वो बताता है, तो दो इसमें चित्र बना रखा है, ऐसे चित्र, ऐसे चित्र, ऐसे चित्र, और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है वो वेन आरेख के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा जो ऑप्शंस होते हैं वो इस चित्र के द्वारा नहीं जुड़ा है। पहला ऑप्शन है मच्छर, कीट और जोंक। देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, मच्छर, कीट, जोंक। क्या इन तीनों के लिए ये चित्र बनता है, वो पूछा इनमें में से किस के लिए ये चित्र नहीं बनता, वो हमें चयन करना है। दूसरा है गायक, गीतकार और पुरुष। गायक, गीतकार, पुरुष। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला। चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ और महिला। तो मैं आपको बता दूं कि ये मच्छर, कीट और जोंक वाला है, उसको हम इससे नहीं दर्शा सकते, क्योंकि देखिए कि ये तो ठीक है कि सारे मच्छर कीट हैं, पर मच्छर और कीटों का जोंक से कोई संबंध नहीं, जोंक एक अलग चीज है। अब ये गायक, गीतकार और पुरुष, तो ये हो सकता है, देखिएगा इनके लिए चित्र बन सकते हैं कि ये मतलब ऑप्शंस के हिसाब से यही ठीक है। जो गीतकार है, गायक है, पुरुष है, हालांकि इतना ज्यादा तो क्लियर इसके लिए भी ये चित्र भी नहीं बनता है, पर ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला। देखिएगा सभी जो बाल रोग विशेषज्ञ है वो चिकित्सक है, और वो उनमें से कुछ महिला भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये तो एक्यूरेट फॉलो करता है। अब ये भी इतना ज्यादा फॉलो तो नहीं कर सकता। गायक वो होता है जो गाता है,
और गीतकार वो होता है जो गीत लिखता है। तो वैसे तो ये दोनों अलग अलग हो गए और ये पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष नहीं भी हो सकते। तो इस हिसाब से है ना वो पहला ही, पर उत्तर हम ज़्यादा पहला ही देंगे कि सारे के सारे मच्छर कीट है और जोंक नहीं है, जोंक कोई भी नहीं। इसके लिए यदि ऑप्शन बनता तो हमारे पास ये बनता, इसलिए ये सही है। अब दूसरे का भी इतना क्लियर बनता तो नहीं है, हम नहीं कह सकते कि सारे जो गायक है वो गीतकार है या सारे गीतकार गायक है और वो कुछ पुरुष या महिला है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। फिर भी और कोई विकल्प नहीं है, हमें तीनों में से एक को चूज करना है जो इसको फॉलो नहीं करता, तो ज़्यादा सही ये है। हालांकि ये भी सही बैठता है थोड़ा, पर ज़्यादा सही आप इसको मान लो, ये ठीक है। ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि भारत, एशिया और यूरेशिया के लिए चित्र कौन सा बनेगा? तो वो यही बनेगा, ये भारत है, ये एशिया में आ गया और एशिया और यूरोप मिलकर के क्या बन गए? यूरेशिया। ये भारत आ गया, सारा भारत है वो एशिया में शामिल है और एशिया और यूरोप ये दोनों किस में शामिल है? यूरेशिया में शामिल है। 26 का ये जवाब हो गया। हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन आपको, अब हमारे पास एक 27 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें कथन है, देखो, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यावसायिक जीवन के साथ मिलाना उपयुक्त नहीं है। कोई आदमी ये कहता है खड़ा होकर के कि भाई सुन लीजिए, आपका जो व्यवसायिक जीवन है और व्यक्तिगत जीवन है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, इनको मिलाना ठीक नहीं है। तो ये कथन है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब कोई आदमी खड़ा होकर के ये बात कहता है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन को मिलाने से लोगों को दिक्कतें होती है। निश्चित बात, 100% बात सही है भाई। मैं तभी तो कहूंगा ना, कथन का मतलब वो बात सही है। मैं खड़ा होकर के कहता हूं कि भाई व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन को आप नहीं मिलाओगे, मिलाओ मत आप। क्यों? क्योंकि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनको दोनों को मिलाने से दिक्कतें आती है। वो तो इसका एक निष्कर्ष तो ये है कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को मिलाना किसी व्यक्ति के लिए अहितकर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो सही है। दूसरा है, गोपनीय और व्यावसायिक जानकारी मित्रों और परिवारों के साथ साझा करना अनुचित है। तो ये मैं बता दूं आपको कि ठीक है, मैं इसका जवाब है कि गोपनीय जानकारी मित्रों और परिवार को बताना अनुचित है। ये बात हमेशा सही नहीं होती। कई बार ऐसी गोपनीय जानकारी है जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, तो मित्र और परिवार को बताया भी जा सकता है। और गोपनीय जानकारी मित्र और परिवार, यदि वो मित्र है, आपका परिवार है, तो गोपनीय जानकारी बताने के बावजूद वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो यदि हम ये कह दें कि भैया गोपनीय जानकारी कभी भी मित्र को नहीं बतानी चाहिए, यदि वो मित्र पर निर्भर करता है, वो आपका खास है तो उससे आप बताओगे। गोपनीय जानकारी आप परिवार को नहीं बताओगे, क्या पता आपका परिवार आपका अपना है, वहां आप हर चीज साझा करते हैं, आपको ऐसी जानकारी व्यावसायिक है जो आप किसी को बताने नहीं चाहते, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं यदि ये कहें कि आप व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन को नहीं मिलाना चाहिए, ये व्यवसायिक जीवन को, तो पहला निष्कर्ष तो सही है क्योंकि इससे दिक्कतें होती है। दूसरा कि ये अनुचित है, मैं नहीं मानूंगा, कई बार ये उचित भी हो सकता है, पर ये आम धारणा यही है कि इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि इससे दिक्कतें आती है। बस बात इतनी ही है। इसलिए पहला निष्कर्ष का मैं सही करूंगा कि निष्कर्ष फर्स्ट सही है, निष्कर्ष सेकंड इसका गलत करेंगे हम लोग। इस प्रकार हमारा सवाल कितने नंबर था? ये 27 नंबर सवाल था। गोपनीय और व्यावसायिक, दूसरा ऑप्शन है गोपनीय और व्यावसायिक जानकारी मित्रों और परिवार के साथ साझा करना अनुचित है। ये नहीं कह सकते आप, उनको मत मिलाइए आप, पर आपकी कोई ऐसी जानकारी हो सकती है जो गोपनीय होने के बावजूद आप उससे परेशानी में है, तो आप मित्रों समाज को बता सकते हैं। यदि वो आपके अपने हैं तो आपको अनुचित नहीं है, वो उचित है आपके लिए। इसलिए दूसरा निष्कर्ष सही नहीं है, पहला निष्कर्ष सही है। ये हो गया 27 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल देखिएगा आप। 28 नंबर सवाल, भाई इधर आवाज नहीं आए, भाई हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, इधर आवाज नहीं आए। निम्न एक कथन के बाद दो पूर्व धारणाएं दी गई है। कथन और पूर्व धारणाओं पर विचार करते हुए तय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। यानी एक कथन और पूर्व धारणा का सवाल है, ध्यान से सुनना। कथन क्या है? एक कथन है। 28 नंबर सवाल का कथन क्या? कथन है
प्रतिदिन एक सेब का सेवन डॉक्टर से दूर रखता है। कोई भी आदमी खड़ा होकर के एक बात कहता है, कथन है कि सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, ये कथन है। कथन का मतलब वो सत्य बात है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये है कि सेब से बीमार नहीं होते। तो बस यही है। दूसरा है कि सेब डॉक्टर को पसंद नहीं है, तो ये तो निष्कर्ष नहीं निकला, सेब से हम बीमार नहीं होते, इसका निष्कर्ष ये निकला। इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है। पहला पूर्व धारणा है कि डॉक्टर को सेब पसंद नहीं होते, गलत है। दूसरी पूर्व धारणा सेब लोगों को स्वस्थ बनाता है, बिल्कुल सेब लोगों को स्वस्थ बनाता है, ये पूर्व धारणा हमारी है, इस बात को हम मानते हैं, तभी हमने ये कथन दिया कि सेब का सेवन डॉक्टर से आपको दूर रखेगा। ओके भाई, बंद करना एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। 29 नंबर सवाल क्या है? नीचे दो तर्क दिए गए हैं और ऊपर एक कथन दिया गया है। कथन क्या 29 नंबर का? कथन ये है, कोई आदमी खड़ा होकर के किसी पब्लिक से पूछ रहा है, क्या सरकार द्वारा शहरों के सार्वजनिक परिवहन के किराए में कमी हो जानी चाहिए? कथन ये है कि क्या सरकार को जो सरकारी बसें चलती है शहर में, जो सार्वजनिक साधन शहर में चलते हैं, उनके किराए में बहुत कमी कर देनी चाहिए, उल्लेखनीय कमी कर देनी चाहिए। तो कुछ लोगों का मत होता है कि जी बहुत ज़्यादा कमी कर दोगे तो लोग प्राइवेट साधनों को यूज नहीं करेंगे और इन शहर के सरकारी साधनों पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा। अपनी जगह वो भी ठीक ही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, इससे क्या है कि लोगों में जागरूकता आएगी, लोग अपने पर्सनल साधन नहीं लेकर के प्राइवेट साधन नहीं लेकर के सरकारी साधनों में जाएंगे तो पर्यावरण वगैरह को फायदा मिलेगा। दोनों लोग अपनी अपनी बात ठीक ही है। तो मैं इस कथन के लिए दोनों ही तर्क ठीक मानता हूं। जो कथन था कि क्या सरकार को सरकारी बसों का किराया उल्लेखनीय रूप से काफ़ी कम कर देना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ इससे फायदा होगा, आम आदमी सरकारी बस का यूज करेंगे, प्राइवेट बसों का, प्राइवेट साधनों का यूज, पर्सनल साधनों का यूज नहीं करेंगे, ये भी ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे ज़्यादा कमी करोगे तो वो सारे लोग फिर टोटल है वो गवर्नमेंट की ओर आकर्षित होने लगेंगे और फिर भीड़ भाड़ की व्यवस्था भी हो सकती है। दोनों बातें अपने अपने हिसाब से ठीक ही लगती है। मैं तो इसका तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों करता हूँ इस कथन का। तो ये हो गया 29 नंबर। अब 30 नंबर सवाल हम लेंगे। ओके, एक बार स्क्रीन को साफ करना। ये 30 नंबर सवाल है रीजनिंग का। वो कहा जाता है कि किसी खास कोडिंग कूट भाषा में 437 को स्कूल इज नाइस लिखा जाता है, 532 को क्लास इज क्लीन लिखा जाता है एंड 942 को क्लास एंड क्लीन लिखा जाता है। तो एंड के लिए इनमें से कौन सा आएगा? इस तरह के सवाल जो मेरे स्थापना डिफेंस एकेडमी के पुलिस के बच्चे उनको बहुत अच्छे सवाल इस तरह के करवाए हुए। तो देखना बच्चों, आप इनमें देख लीजिएगा कि इनमें 4 है, 4 3 7 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी इज, इसमें इज, इसका मतलब 3 के लिए क्या आ गया? इज आ गया। 3 के लिए क्या आ गया? इज आ गया। अब इसको देख ले, इसमें 4 3 7 है, इसमें 9 4 2, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और उसमें भी नाइस, उसमें भी क्या है? क्लास एंड क्लीन। 4 3 7 4 तो क्लास इज नाइस, यही लिखा ना, स्कूल इज नाइस, स्कूल इज नाइस 4 3 7 के लिए बच्चों। और 9 4 2 नाइस एंड क्लीन, 9 4 2 के लिए क्या है? नाइस एंड क्लीन। सॉरी यहाँ नाइस है ना, हाँ ओके। अब आप देखिएगा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें 4 के लिए, दोनों में नाइस नाइस है, तो 4 के लिए क्या आ गया? नाइस। 4 के लिए क्या आ गया? नाइस आ गया। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर? आप 2 के लिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 एंड के लिए पूछा आपको, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्लीन, यहाँ पर क्लीन, यानी 2 किसके लिए आ गया? क्लीन के लिए आ गया। 2 किसके लिए आ गया? क्लीन के लिए आया। तो एंड के लिए क्या बच गया? नो। तो इसका सवाल का जवाब क्या हो गया? नो। क्लियर हो गई बात? ओके, चलने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने दो, कोई बात नहीं। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ब्लिस को क्या लिखा जाता है? BLISS। ब्लिस को बच्चों क्या लिखा है? 95377, 95377। और लिखा ग्लोबल को क्या लिखा जाता है? GLOBAL। ग्लोबल को क्या लिखा जाता है यहाँ पर? 256915, 256915। तो पूछा ग्लास को क्या कहेंगे? GLASS। ग्लास को यहाँ पर क्या कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि देखो आप यहाँ पर देखो L है और L के लिए यहाँ पर क्या आया है? 5 और यहाँ पर भी L है, इसके लिए क्या आ गया? 5।
और आप देखें BLISS और यहां पर फिर L आया, इसके लिए क्या आ गया 5। इसका मतलब जहां पर भी L आ रहा है वहां पर 5 आ रहा है। ये डायरेक्ट कोडिंग के सवाल है, यानी यहां पर ये बताने की कोशिश की है कि देखो दोनों में L कॉमन है और दोनों में 5 कॉमन है, और L 3 जगह आया और तीनों जगह L के लिए 5 लिखा। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक अक्षर को किसी एक प्रत्येक अंक के द्वारा बता दिया गया है, उसका उसी से संबंध है, इसे डायरेक्ट कोडिंग कह दें। यानी B का मतलब आपको क्या माना, देखिए क्या डबल एस है, तो डबल एस है तो 7 हो गया, ठीक है, GLOBAL। तो अब यहां पर देखो B है, यहां B के लिए कितना है बच्चों 9, और यहां पर B के लिए क्या आ गया 9। तो जहां पर B दिए वहां पर सब जगह 9 आया है, जहां पर B दिया सब जगह 9 आया, जहां L दिया वहां सब जगह क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग है। प्रत्येक अक्षर को यानी B को 9 कहेंगे, L को 5 कहेंगे, I को 3 कहेंगे, S को 7 कहेंगे, S को 7 कहेंगे, G को क्या कहेंगे 2 कहेंगे। इस प्रकार का सवाल है हमारे पास। G को क्या कहेंगे 2 कहेंगे, L को 5 कहेंगे, O को 6 कहेंगे, B को ये इस तरह से कहेंगे। तो G के लिए क्या शब्द आया 2, ठीक है। L के लिए क्या आ गया बच्चों 5, ठीक है। A के लिए क्या आ गया, ये रहा A के लिए 1, ठीक है। SS के लिए क्या आ गया 7 7, तो 25177 इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास 25177 इसका आंसर आ गया। ये कितने नंबर सवाल था हमारे पास 31 नंबर सवाल था बच्चों। ठीक भाई, ठीक है भाई, इस तरह का ऑप्शन डायरेक्ट कोडिंग में कर लेना। आप G का मतलब 2 हो गया बच्चों, L का मतलब 5 हो गया, A का मतलब 1 हो गया और SS का मतलब डबल। ठीक है, आपके पास 32 नंबर सवाल आप ये रीजनिंग का सवाल है, 32 नंबर सवाल है। रीजनिंग का 32 नंबर सवाल क्या है, X Y की बहन है। X किसकी बहन है, Y की बहन है। Z Y की माँ है। Z किसकी है, Y की माँ है, ठीक है। Z Y की माँ है। M Z का पति है, M Z का पिता है। Z का पिता कौन है, M Z का पिता है। N M की माँ है, N M की माँ है। M क्या है, N की M, ये N M की माँ है। M की माँ कौन है, N। दिख रहा है भाई, यहां दिख रहा है या ऊपर चला गया थोड़ा, ठीक है, ठीक है। N M की माँ है, तो देखिएगा X Y की बहन, Y कुछ भी हो तो बहन बहन के लिए मैं सीधी लाइन लेता हूँ, महिलाओं के लिए माइनस लेते हैं, पुरुषों के लिए प्लस लेते हैं। M X Y की बहन है, Z Y की माँ है, M Z का पिता है, N M की माँ है। सवाल क्या पूछा गया हमारे पास, तो बताइए कि M का X से क्या संबंध है। M का X से चलो तो X से ये क्या होगी माँ, और ये माँ का पिता, M का X से M तो क्या बन गया, नाना बन गया ना। X की ये माँ का ये पिता, इसके लिए क्या बन गया, नाना बन गया। ओके, 32 नंबर सवाल हो गया। अब हमारे पास 33 नंबर सवाल है। अच्छा सवाल है, 33 नंबर है, ध्यान देखें। ये 6 सदस्यों के एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्यों का परिवार, ठीक है जी। 6 सदस्यों का एक परिवार है, 2 पिता हैं। इस परिवार में 2 क्या है, पिता, 3 क्या है, भाई, 1 क्या है, माँ। हो गया 6 सदस्य, 2 पिता 1 माँ। 6 सदस्यों का एक परिवार है, 2 तो पिता, 3 भाई है, 1 माँ है। क्लियर। अब क्या कहा आगे, P F की बहन है। P किसकी बहन है, F की। ऐसे बनाते हैं, बहन भाई के लिए सिंगल लाइन, माइनस के लिए महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस। P F की बहन है। V M के पति का भाई है। V है ना, V, ये जो V है वो M है, M के ये पति, कोई भी पति है, V M के V है वो M के पति, तो M पत्नी होगी, V M के पति का भाई है, कौन, V। हो गया भाई, देखो V है वो ये M, पति पत्नी के बीच में डबल लाइन दे दो। M के पति तो M महिला, M का पति ये उसका भाई है, तो देखो 3 भाई है ना, भाई 3 है, तो देखो 2 भाई तो यहाँ हो गए, 1 भाई, तीसरा भाई यहाँ पर और बना लो, तो ये बहन भाई हो गए। अब ठीक है, 3 भाई हो गए। अब क्या कहा, V M के पति का भाई है, ठीक है। D A का पिता है। अब देखो A का पिता है D,
डी ए का पिता और एफ का दादा। तो जो डी है ये तो सबके तीनों बहन भाई है, तो डी है वो ए का पिता है, तो इस यहां पर मान ले डी बना लिया, ये डी पिता है किसका, ए का, तो ए का पिता मान ले, और डी है वो एफ का क्या दादा या नाना, तो यहां कोई एफ कर दे। डी ए का पिता है, डी इस ए का, तीनों में से एक ए का पिता डी, और ये एफ के लिए ये हो गया, और एफ का, और ये इसकी माँ होगी, फिर इसके लिए ये क्या होगी, इसकी माँ हो गई है। तो ये इस प्रकार का इसका चित्र बन गया। और अब बताया कि माँ कौन है, तो माँ क्या है, एफ, ये एम है, हो गया भाई। दो भाई दे दिए, तीन भाई, तीसरा भाई दे दिया। अब एक दादा बनेगा तो दादा बनेगा, तो एक तो इसके ऊपर जाएगा, और एक पोता या दोता नीचे चला जाएगा, और वो वी का नहीं कहा, इसमें से किसी का भी ले लो। तो माँ बनानी है इसको, यदि माँ बनानी है तो ये जो जोड़ा है इसी का संतान बनाओ, और तो इसके लिए ये माँ भी बन गई और इसका ये दादा बन गया, हो गया। इसका उत्तर हो गया एम। इसके साथ ही 33 नंबर सवाल हमारे कंप्लीट। ओके, नमस्कार साथियों, मैं आर के बेनीवाल और मेरे साथ बीएल सर, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, राजस्थान पुलिस का 13 मई को पेपर हुआ, 14, 15, 16 ये जो पेपर चल रहे हैं। 13 मई की फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था हमारे पास, ये पेपर हमें सोशल मीडिया से उपलब्ध हुआ है और ये सही पेपर है। हालांकि सरकार की पाबंदियां थी, बाहर पेपर नहीं आना चाहिए, किस वजह से आया क्या आया ये जांच का विषय है, लेकिन हमारे पास जो पेपर मिला है, बहुत सारे लोगों ने पेपर का सोल्यूशन दिया, लेकिन मैं बता दूं, मैं आर के बेनीवाल, मैं आपको कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग का सोल्यूशन दूंगा। बीएल सर आपको राजस्थान जी के और इंडिया जी का सॉल्यूशन देंगे, और हमारा यह सॉल्यूशन अन्य से बेहतर होगा। 150 में से लगभग आपको सारे प्रश्न करवाए जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न का हमने बिल्कुल सही विश्लेषण करके और इसका जवाब देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बीएल सर आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके का पेपर का हल करवाएंगे, और इसके बाद इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यूस मेरी क्लास आएगी, जिसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ये साइंस के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं बीएल सर से। सर आप अपना राजस्थान जी के इंडिया जीके का पेपर शुरू कीजिएगा। थैंक यू। 34 नंबर सवाल है, मोहन पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है, मोहन का मुंह इधर है। भाई इधर 34 सवाल में ये इधर उत्तर होता है बच्चों, इधर दक्षिण लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, पूर्व लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, पश्चिम लिखते हैं। सवाल है कि मोहन पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। शुरुआत में मोहन का मुंह इस तरफ है, पूर्व दिशा में, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी मोहन ने इधर मुंह कर रखा था, अब इधर से दाएं मुड़ेगा तो मोहन इधर आ गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, इसका मुंह इधर था, यहां से ये दाएं मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला। ठीक, 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं क्या हो गया, यहां से बाएं इधर हो गया, और कितना चला, 1 किलोमीटर। बाएं चलता है 1 किलोमीटर मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर दाएं आया और नीचे, और कितना चला, 1 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं क्या आ गया इसका, ये रहा, और कितना चला, 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, यहां से फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर यहां आ गया। तो अब इससे ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा हो गई है ना। ये शुरुआत में यहाँ था, अब वो यहाँ पर है, तो कौन सी दिशा हो गई बच्चों, पश्चिम दिशा हो गई होगी। इसके सवाल 34 नंबर सवाल कंप्लीट किया हमने। 35 नंबर सवाल क्या देखते हैं, फिर से कंप्यूटर का आ गया 35 नंबर सवाल, रीजनिंग के और कंप्यूटर के साथ ही क्वेश्चन आपको हल हो रहे हैं। 35 नंबर सवाल हमारे पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा भाग किसी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वह क्या चीज है जो किसी हार्डवेयर को आपके कंप्यूटर से जोड़ता है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटर खरीद के लाते हैं, आप कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तो उसे कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। यानी कोई भी आप हार्डवेयर लाते, प्रिंटर लाते, प्रोजेक्टर लाते, कोई भी आप हार्डवेयर लाते, उसको आप कंप्यूटर से जोड़ना चाहते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर से जोड़ता है। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सुविधा दी गई है उसको इंस्टॉल करने की और कंप्यूटर से जोड़ने की, और इसके लिए उसका कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ऑनलाइन मिलता है, जैसे मान लीजिए कैनन की आपने मशीन लाई, कैनन की मशीन नहीं चल रही, तो कई बार वो कहते हैं, कैनन वाले से फोन करते हैं, तो कहते हैं सर ये हमारी इस वेबसाइट पर जाइए और यहाँ इस मशीन का ये जो मॉडल है, इस मॉडल का ये ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल कर लो, तो वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है, जो किसी हार्डवेयर को आपके कंप्यूटर से जोड़ करके काम करने योग्य बनाता है। तो 35 नंबर सवाल का जवाब चला गया डिवाइस ड्राइवर। क्या जवाब चला गया, डिवाइस ड्राइवर।
हाँ भाई, जो पुलिस वाले बच्चों जो तुम मेरे सामने बैठे हो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरवाए, अगली बारी आपकी है, आप लेवल देख लेना और इस हिसाब से ही है ना आपको तैयारी करनी है। पेपर सॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपको पता चल जाए कि किस लेवल की तैयारी चाहिए, कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर पर हर बच्चा शिकायत कर रहा है कि कंप्यूटर के सवाल बहुत टफ आए, हालांकि हमने काफ़ी कुछ अच्छा किया था कंप्यूटर में। रीजनिंग की तो कोई शिकायत ही नहीं रही, पर कंप्यूटर में जरूर कुछ सवाल बाहर से आए हैं। पूरा प्रयास करेंगे अब के वाले बैच में और बढ़िया प्रयास करेंगे कि कुछ थोड़ी बहुत यदि लगा वो हम करेंगे। फिर भी देखो पेपर बनाने वाले हम नहीं हैं, कोई और आदमी है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पेपर कैसे दिया जा सकता है, कोई ये नहीं कह सकता शुरू में कि मेरे सारे प्रश्न आ जाएंगे। पर हमारी एक अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर यदि आप परफेक्ट मेहनत करवाते हो तो आप लगभग मंजिल तक पहुंच जाते हो। सवाल मेरा 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है 36 नंबर क्वेश्चन? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक मेमोरी एलोकेशन का ट्रैक रखता है? यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, इसे मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया है और इसके लिए कोई खास नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम दे दिया बच्चों? मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मेमोरी को मैनेज करके रखते हैं। बस ठीक है, इससे सवाल है 37 नंबर सवाल। हाँ, 37 नंबर प्रश्न देख लो। एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति से पैराग्राफ के अंत तक टेक्स्ट का ग्राफिक्स का चयन करना हो। सवाल है एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति से किसी पैराग्राफ के अंत तक आपको टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप अपनाएंगे? ये मान लीजिए एक पैराग्राफ है एमएस वर्ड का, ये मान लीजिए एमएस वर्ड का दूसरा पैराग्राफ। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ है, यहाँ से मैं यहाँ तक के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो क्या शॉर्टकट की है? इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की है। कौन सी एरो की? डाउन एरो की। इससे क्या ये पैराग्राफ जहां कर्सर है वहां से अंत तक सेलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार में तो इसका उत्तर तो ये चला गया कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ में जहां है वहां से उस पैराग्राफ के अंत तक ग्राफिक्स का टेक्स्ट का चेंज करना तो कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। इसी प्रकार यहां से पैराग्राफ के शुरू तक लाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर वाली अप एरो की काम में लेंगे। क्लियर होगी बात? ये 37 नंबर सवाल था हमारा। 38 नंबर सवाल हमारा ये और है कि इसके साथ मैं और बता दूं आपको कि यहाँ आप से आपका कर्सर यहाँ है और यहाँ से स्क्रीन के लास्ट तक सब कुछ आपको सिलेक्शन करना है तो आप शिफ्ट प्लस से पेज डाउन दबाएंगे। इसी प्रकार आपका कर्सर यहाँ है, यहाँ से स्क्रीन के ऊपर तक सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस से पेज अप दबाएंगे। तो अगला हमारे पास जो 38 नंबर सवाल है वो इसी से संबंधित है कि एमएस वर्ड में आपका कर्सर कहीं पर भी है और वहां से आपका कर्सर कहीं पर है और वहां से स्क्रीन के ऊपर तक सब कुछ सेलेक्ट करना है यहाँ तक तो क्या करेंगे? तो आप इसके लिए क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस पेज अप की दबाएंगे। ये उत्तर हो गया इसका 38 नंबर का। एमएस वर्ड में टेक्स्ट कहां कहीं पर भी आपका कर्सर है वहां से स्क्रीन के ऊपर तक सब कुछ सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस पेज अप की दबाएंगे। सवाल यही था। 38 नंबर सवाल क्या है? एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति से स्क्रीन के ऊपर तक टेक्स्ट ग्राफिक्स का सेलेक्ट करना तो शॉर्टकट की कौन सी लेंगे? तो शिफ्ट प्लस पेज अप। इसी प्रकार यहां से इसके नीचे तक सारा मामला सेलेक्ट करना हो सारी स्क्रीन के नीचे तक तो आप क्या करेंगे? इसके लिए क्या काम में लेते हैं? शिफ्ट प्लस पेज डाउन की है वो काम में लेते हैं और केवल आप पेज अप पेज डाउन की काम में लेते हैं तो ऊपर वाले पेज में जाना है पेज अप, नीचे वाले पेज में जाना है पेज डाउन। तो मैं समझता हूं 37 और 38 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ओके, सवाल है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सवाल है। एमएस एक्सेल में एक नाम आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या नाम आता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या ये ऑप्शन एमएस एक्सेल में आपको कहां मिलेगा? तो एमएस एक्सेल के अंदर ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, यहां सवाल है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एमएस एक्सेल का कमांड है वो किसके लिए है? इस प्रकार का ये सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कमांड एमएस एक्सेल में आपको टूल बार के अंदर दिखेगा, ये कमांड होता है, ये एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर तो क्या है? टाइटल बार है बच्चों,
बच्चों? टाइटल बार के नीचे मेनू बार है और मेनू बार के नीचे क्या था? टूल बार। टूल बार में आपको ये कमांड दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड के द्वारा एमएस एक्सेल में आप क्या काम कर सकते हैं? मुख्य बात यह है एमएस एक्सेल के किसी सेल के अंदर जो डेटा है उन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। बड़े डेटा को छांटना, छोटे डेटा को छांटना, इस तरह से एक एमएस एक्सेल की एक सेल के अंदर उपस्थित डेटा पर विभिन्न कार्य करने, विभिन्न कंडीशंस लगाने के लिए कि इससे बड़े डेटा कौन से छोटा डेटा कौन से, उनको असेंडिंग में अरेंज करें, डिसेंडिंग में अरेंज करें। विभिन्न प्रकार के एमएस एक्सेल के एक सेल में विभिन्न प्रकार के डेटा के ऊपर विभिन्न कंडीशंस लगाना, उन डेटा को छांटना, बड़ा छोटा कई प्रकार के ऑपरेशंस करना, इसके लिए कौन सी कमांड काम में आती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का संबंध किससे? किसी सेल के डेटा से, किसी सेल से। इसका जवाब सेल चला जाएगा। इसके साथ ही हमने 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास से चलने दीजिए, कोई बात नहीं। एक 47 नंबर सवाल है, वो इसका है साइंस का है। बाकी जीके के क्वेश्चंस में आपको नहीं करवा रहा हूं कि बीज की नई संकर किस्म के आविष्कार में, देखिएगा, बीज की नई संकर किस्म के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को शक्तिशाली पूरक रूप में मान्यता प्राप्त है? कहने का मतलब कि बीज की नई नई किस्में बनाई जा रही है, संकर किस्में बनाई जा रही है। अब एक तो संकर किस्म क्या होती है कि एक प्रकार का पौधा है, दूसरी प्रकार का पौधा है, दोनों में आपस में परागण करवा दिया जाए और जो उनका बीज बने। आजकल एक लेटेस्ट टेक्निक है, जैसे कि बीटी कॉटन कपास का नाम सुना है ना। मान लीजिए कपास, बीटी कॉटन कपास है, तो कपास का पौधा अच्छा है, उसकी कपास बहुत अच्छी है, पर उस पौधे के मान लीजिए उसको कीड़े खाते हैं, तो ऐसी जीन जो कपास के अंदर डाल देती है, जो एक ऐसा पदार्थ बना देती है उस कपास के अंदर जिससे कीड़े उस पर अटैक न करे। तो इस प्रकार की बीजों की संकर किस्म बनाने के लिए इंजीनियरिंग की कौन सी टेक्निक आजकल सर्वोत्तम काम आ रही है? तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी टेक्निक, जिसके अंदर एक पौधे के बीज में किसी ऐसे दूसरे पौधे की जीन डाल दी जाती है, तो उस पौधे में उसके गुण भी होते हैं और दूसरे के गुण भी होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका बीटी कॉटन कपास है, उस कपास के अंदर एक बैक्टीरिया से लेकर के और ऐसी जीन डाल दी जो उस कपास के अंदर ऐसा प्रोटीन बनाती है जो उस कपास पर आक्रमण करने वाले कीड़ों को खा जाता है। तो इस प्रकार एक पौधे के अंदर दूसरे पौधे, दूसरे जानवर की जीन डाल देना, इससे नए प्रकार के बीज वाला, नए प्रकार के क्वालिटी वाला पौधा बनता है। वो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द आएगा यहाँ, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। 47 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। 48 नंबर सवाल नहीं दिया, 48 नहीं करेंगे। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल फिर से कंप्यूटर का आ गया कि निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा है मैं बता दूं, जैसे कि कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस और प्रिंटर। नाम दे रखे कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस और प्रिंटर। कीबोर्ड इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, माउस भी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, जो अलग क्या हो गया? प्रिंटर। इसी प्रकार आपके पास 50 नंबर एक क्वेश्चन है, आप देखना मोबाइल पे, भाई बताना भाई सुनील, 50 नंबर क्वेश्चन के डेटा बताना मुझे, मैं तब तक अगला क्वेश्चन करवा देता हूं। आप देखो 51 नंबर क्वेश्चन दिया है 50 नंबर से पहले, उसके 51 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस पे देखना मन कि सिस्मोमीटर, वोल्टमीटर और स्पीडोमीटर से संबंधित अन्य उपकरण कौन सा है? सवाल है कि निम्न शब्दों से संबंधित कौन सा है? आपके पास 3 शब्द दे रखे हैं। सिस्मोमीटर, एक तो क्या दे रखा है? सिस्मोमीटर। कितने नंबर सवाल की बात कर रहा हूं मैं? 51 की। एक आपको क्या दे रखा है? वोल्टमीटर। और एक आपको क्या दे रखा है? स्पीडोमीटर। 51 नंबर सवाल में राजस्थान पुलिस का रीजनिंग का ये पेपर हल हो रहा है, इसमें 51 नंबर सवाल है, मैं देख लूंगा कि सिस्मोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर। आपको पता है सिस्मोलॉजी, सिस्मो भूकंप से संबंधित।
वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज मापने का, और स्पीडोमीटर गाड़ियों के स्पीड मापने का। तो ये 3 उपकरण दिए गए। कहा है कि इन उपकरणों से संबंधित अन्य कौन है, तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शंस है, जिसमें मैं चाहता हूं थर्मामीटर। इसमें एक तो दिया है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, एक थर्मामीटर, एक कैलकुलेटर, एक स्मार्टफोन। तो इन तीनों से संबंधित है वो थर्मामीटर है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, ये जो भौतिक राशियों को मापने का काम करते हैं। ये भी सिस्मोमीटर भूकंप तीव्रता मापता, वोल्टमीटर वोल्टेज मापता, स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापता, तो थर्मामीटर तापमान मापता। तो कहा कि इन तीनों उपकरणों से संबंधित अन्य कौन सी चीज है, तो उन चीजों में जैसे टीवी दे दिया, एक कंप्यूटर दे दिया, एक थर्मामीटर दे दिया, एक फोन दे दिया, तो ज्यादा सही है थर्मामीटर। इसका जवाब चला गया थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल ये है, तो साइंस का सवाल है फिर से, कि इंसुलिन का संबंध जैसे मधुमेह से है, तो वैसे अगला संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन देखना हम, क्या है 52 नंबर क्वेश्चन? इंसुलिन का संबंध किससे बताया गया? मधुमेह। तो कहा है कि वैसा ही संबंध अन्य किस में है? इसमें पहला दिया है, एक तो दिया है कोलेस्ट्रॉल। क्या करते, कोलेस्ट्रॉल के आगे क्या लिख दिया? दिल का दौरा, दिल का दौरा। नंबर 2 दिया है आयोडीन, जो भी है, और इसका दिया है मानसिक मंदता। आप मेरी बात सुने, और दिया पर ज्यादा 2 पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। सवाल 55 का, ये 52 नंबर सवाल ये है कि इंसुलिन का संबंध मधुमेह से है, तो उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल और दिल के दौरा में संबंध है, या आयोडीन और मानसिक मंदता। तो मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाती है, ये तो हम समझाते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल से दिल का दौरा पड़ता है, ध्यान देना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी से दिल का दौरा नहीं पड़ता, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से दिल का दौरा पड़ता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है ना हमारे शरीर में, आयोडीन से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है? दिमाग की वृद्धि और शरीर की वृद्धि, दोनों के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जरूरी है, दोनों के लिए आयोडीन जरूरी है। यदि बच्चे में आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की यदि कमी है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग इसका कोलेस्ट्रॉल जवाब देते हैं, पर मैं तो इसका जवाब आयोडीन वाला देता हूं, क्योंकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, मानसिक मंदता, दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा से होता है दिल का दौरा। इसलिए हम लोग इसका सवाल, जिस प्रकार इंसुलिन की कमी से मधुमेह, वैसे आयोडीन की कमी से मानसिक मंदता, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो दिमाग का विकास नहीं होगा। इस प्रकार हमने सवाल कर लिए। ये 52 नंबर, 51 नंबर सवाल हम करवा रहे थे। ओके, नेक्स्ट। पचास नंबर सवाल रीजनिंग का है। 4 विकल्प दिए गए, ये बताया गया कि कौन सा गलत है। तो देखिएगा, प्रत्येक अक्षर दिया गया है, उसके ठीक आगे उस अक्षर का क्रम दिया गया है। तो एक लाइन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जहाँ पर अक्षर और उसके क्रम में मैचिंग नहीं है, वो लाइन ही, वो विकल्प ही इसका उत्तर होगा। वो विकल्प सही मैचिंग का नहीं है। जैसे ई, वो विकल्प दे रखा है E5, K12, Y25। तो आपको पता है कि बाकी सभी विकल्पों में प्रत्येक अक्षर के ठीक बाद जो उसका क्रम दिया गया वो सही दिया गया। इस विकल्प में K के आगे 12 दिया गया, जबकि 11 होना चाहिए। तो ये वाला विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, जो गलत है, ये मैचिंग नहीं है, यही उत्तर होगा। इसके बाद में सवाल सीधा आपको 53 करवाता हूँ। बाकी तो कर लिए थे हमने, 51 और 52 सवाल हो गए थे, 53 का दिए गया। गलत अक्षर का चयन करना है। देखिएगा, J, K, M, F, J, K, M, F, S, Y, E, L, Y, E, L। इसमें से गलत अक्षर कौन सा है? तो आप इनके क्रम लिख लीजिएगा। 10 पर है, ये 11 पर है, ये 13 पर है, ये 6 पर है, 19 पर है, 25 पर है, 5 पर है, 12 पर है। जब किसी श्रृंखला में बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा का मामला है, तो वो डबल सीरीज है, दोहरी श्रृंखला है। तो यहाँ दोहरी श्रृंखला है। आप देखिएगा किस तरह से हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ +3 हो गया, यहाँ +6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? +9 तो नहीं करेंगे, +12 करेंगे। तो 19 और 12 कितने हो गए? 31। 31 का मतलब 31 - 26, 5, ये सही है। और यहाँ पर ये लेंगे, तो बच्चों हमने कितना घटाया? -5 घटाया।
तो यहाँ पर क्या घटाओगे आप, माइनस से 5, 6 में से क्या घटाओगे, 6 में से -7 घटाए, तो 6 में से 7 घटाओगे, -1 को 26 -1 25 कहेंगे, और फिर यहाँ पर -9 घटाएंगे, तो -9 घटाते ही ये कितना बनना चाहिए, 25 में से 9 घटाते ही ये 16 बनना चाहिए। L गलत है, इसकी जगह P आएगा यानी 16। तो यहाँ पर L गलत है, कौन सा गलत है, L, उसकी जगह P आ जाएगा। इस प्रकार हमने 53 नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने। 54 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ और मैं सीधा 55 नंबर सवाल पर आ रहा हूँ आपके पास। 55 नंबर सवाल क्या है हमारे पास, वही है, एक श्रृंखला में गलत पद का चयन करना है। किसी श्रृंखला में गलत पद का चयन करना, श्रृंखला क्या है, 12 16 11 15, 12 16 11 15, 10 18 9 19 8, 10 18 9 19 8। तो ये फिर वही है, एक जगह बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, दोहरी श्रृंखला है। 12 में से 1 घटाए, 11 में से 1 घटाए, 10 में से 1 घटाए, 9 में से 1 घटाए 8, ये तो सही है। 16 में से 1 घटाए 15, फिर 2 जोड़े, ये तो ये जोड़ने वाला है। 16 में से 1 जोड़ दो तो इसकी जगह 17 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ दो 18 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ तो 19 हो जाएगा। तो 15 की जगह हमें क्या करना था, 17। 15 संख्या गलत है, 16 + 1 17 + 1 18 + 1 19, तो 16 के बाद यहाँ 15 की जगह 17 आना चाहिए, यानी 15 संख्या गलत है। ये हमारा 55 नंबर सवाल हो गया। हमारा 56 नंबर सवाल है, एक कैलकुलेशन से संबंधित सवाल है। 56 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपको कि W की जगह आपको क्या रखना है, W की जगह आपको गुणा रखना है। वो कह रहा है कि X की जगह आपको क्या रखना है, आपको माइनस रखना है। वो कह रहा है कि Y की जगह आपको क्या रखना है, आपको प्लस रखना है, और Z की जगह आपको क्या रखना है, भाग रखना है। ये आपको मानना है। फिर हमें एक समीकरण दे दी गई है, उसका हमें मान ज्ञात करना है। समीकरण है 32Z8 W7 X6 Y4, W7 X6 Y4। यहाँ देखिएगा आपको Z की जगह क्या करना है, भाग करना है बच्चों। W की जगह क्या करना है, गुणा करना है। X की जगह माइनस करनी है, और Y की जगह क्या करनी है, प्लस करनी है। तो समीकरण कैसे चेंज हो जाएगी, 32/8। Y की जगह देखना, Y की जगह प्लस किया ना, तो Y की जगह प्लस कर दिया मैंने। अब आप देखिएगा क्या है, 32/8 गुणा 32/8 गुणा 7 - 6 + 4, तो 32/8 के 4 हो गया, 4 गुणा 7 - 6 + 4, तो ये 28 28 6 + 4 28 4 32 - 6, यानी उत्तर कितना आ गया इसका, 26 आ गया बच्चों। ठीक है, इसका सवाल का जवाब हो गया 26। ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 56 नंबर क्वेश्चन टाइप है बच्चों। अब हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, 57 सवाल है, देखिएगा। ये कह रहा है कि सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके हुए 8 व्यक्ति खड़े हैं। सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके हुए 8 व्यक्ति खड़े हैं। कितने, 7 है क्या, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 व्यक्ति खड़े हैं। फिर उसने क्या कहा, V U के ठीक आगे या ठीक पीछे है। तो V या तो U के ठीक आगे है या V U के ठीक पीछे है, दोनों में ये स्थिति बताएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। X पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, या वो कह रहे हैं पहले स्थान पर X नहीं है, दूसरे स्थान पर भी X नहीं। जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। ठीक है, W X के पीछे खड़ा है, यानी X के ठीक बाद में क्या है, W X के पीछे खड़ा है। T या Y किसी छोर पर नहीं है, यानी इस छोर पर T और Y दोनों ही नहीं हो सकते, इस छोर पर भी T और Y दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, Y या Z में से कोई एक W के ठीक बाद खड़ा है, तो W के ठीक बाद या तो Y है या फिर क्या है, Z होता है। ठीक है, यदि V पहले स्थान पर खड़ा है, निश्चित बात है V यदि पहले स्थान पर जब V आ ही गया तो V पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर क्या होगा, V के तुरंत बाद U होगा, V के आगे तो करना U होगा, बस ये आ गया। और आपका सवाल का जवाब यहीं पर निकल जाता है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो एक कथन दिया गया है कि U दूसरे स्थान पर है, वो बिल्कुल सही है। जब ये कह दिया गया कि V पहले स्थान पर है और V के तुरंत बाद U होगा या V से तुरंत आगे U होगा, तो V के तुरंत आगे तो U हो नहीं सकता, क्योंकि V पहले स्थान पर है, तो V के तुरंत बाद U होगा, यानी U दूसरे स्थान पर होगा। तो कई कथन दिए गए, कौन सा एकदम सत्य कथन कौन सा है, यही है कि U कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ये कथन एकदम से सत्य हो गए। इस प्रकार हमने 57 नंबर सवाल कर लिया। 58 नंबर हमारा जो सवाल है वो घन पासा से संबंधित है। एक खुली आकृति दी गई इस प्रकार से एक खुली आकृति दी गई है, और फिर कहा गया है कि इससे आपको कौन सी बंद आकृति संभव है। यहाँ हमें देखना है, खुली आकृति में 4 दिए, 1 2 3 4, जैसे खुली आकृति दे दी
मिलेगी। इसमें ये स्टार बना दिया गया, इसमें ये स्टार बना दिया गया, इसमें स्टार, यहाँ पर एक वर्ग मान ले, खाली वर्ग है यहाँ पर भी। तो इससे बंद आकृति कौन सी संभव है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले ये इसका विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत है वो ये सतह बनेगी, और इस सतह के विपरीत ये सतह बनेगी, और इस सतह के विपरीत ये वाली बनेगी। जो एक छोड़ करके एक सतह वो विपरीत होती है, इसका विपरीत ये बनेगा, इसका विपरीत ये बन जाएगा, तो इसका विपरीत ये बन जाएगा, बीच में ये आ गया ना। तो अब आपको मतलब यहाँ पर आप जो कोई भी पासा बनाएंगे, बंद पासा, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि देखिएगा इस स्टार के पास ये स्टार नहीं हो सकता, और इस स्टार के पास ये स्टार नहीं हो सकता, क्योंकि पास पास की सतह होती है वो विपरीत सतह। इस स्टार का ये विपरीत है, इस स्टार का ये विपरीत है, इस स्टार के पास ये सतह नहीं दिखेगी, इस स्टार के पास ये नहीं दिखेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टार तो सारे एक जैसे हैं, स्टार सारे एक जैसे हैं। तो ये आप देख लें कि ये एक आकृति में ऐसा दे रखा है, यहाँ पर भी ये दे रखा है और यहाँ पर भी ये दे रखा है। तो ये आकृति कतई संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ये जो खाली आकृति है वो विपरीत सतह पर होंगी, और विपरीत सतह कभी पास पास नहीं दिखाई देगी, तो ये आकृति नहीं बनेगी। इस प्रकार से सवाल का जवाब जाता है। ये 58 नंबर सवाल है। 59 नंबर सवाल फिर हमारा कंप्यूटर से संबंधित आ गया। क्या सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करते ही स्क्रीन जो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करते ही जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। 60 नंबर सवाल है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कई नाम है, इसमें एक बारकोड रीडर ऑप्शन दिया है। आप जानते हैं इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है, बारकोड रीडर होता है, जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बारकोड रीडर निश्चित है इनपुट डिवाइस है। ये सवाल का इसमें ऑप्शन के अनुसार यही जवाब जाएगा। इनपुट डिवाइस कौन सी? बारकोड रीडर। ये जो शोरूम वगैरह के अंदर एक हाथ में आदमी पिस्तौल से रखता है, जो कपड़ों वगैरह के ऊपर जो लाइनें होती है उनके ऊपर लाइट मारता है और वो टिक टिक की आवाज आती है और वो स्कैन होता रहता है ना, वही बारकोड रीडर होता है, आप जानते हैं। जैसे सवाल अगला सवाल है कि इनपुट डिवाइस का सामान्य क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस होती है उसके द्वारा हम सवाल पूछा गया इनपुट डिवाइस का क्या काम है। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए डेटा को पढ़ता है। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए डेटा को उस फॉर्मेट में बदलता है जो सीपीयू समझ सकता है। तो इस प्रकार इसका जवाब जाएगा इनपुट डिवाइस का क्या काम है? ये डेटा को रीड करता है, ये डेटा को पढ़ता है, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को समझता है, उसे उस फॉर्मेट में बदलता है जिसको सीपीयू समझ सकता है। जवाब हो गया इनपुट डिवाइस डेटा को रीड करता है, यही इसका उत्तर होगा। इनपुट डिवाइस का क्या काम है? डेटा को रीड करना। नेक्स्ट है कि ये 62 नंबर सवाल है कि एसडी रैम का कौन सा एक प्रकार नहीं है। ये एक कंप्यूटर का फिर सवाल आ गया, एसडी रैम। तो मैं बता देता हूं 62 नंबर सवाल है कि एसडी रैम, मैंने बताया रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और एक डी रैम। एस रैम मींस स्टैटिक रैम, ये वो रैम होती है जिसमें डेटा तब तक रहते हैं जब तक कि लाइट रहती है। एक होती है डायनेमिक रैम, डी रैम, ये वो रैम होती है जिसमें रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। तो डी रैम का ही एक प्रकार है एसडी रैम। तो एसडी रैम के प्रकार बताइए। मैंने कहा कि एस रैम होती है एक होती है डी रैम, और डी रैम के कई प्रकार हैं, एसडी रैम। अब हम बात करेंगे एसडी रैम। एसडी रैम डी रैम का ही प्रकार है। इसमें आता है एसडी रैम DDR1, एसडी रैम DDR1, ये है एसडी रैम DDR2, एसडी रैम DDR3। तो डी रैम कई प्रकार है एसडी रैम, और एसडी रैम कई प्रकार की होती है, DDR1, DDR2, DDR3, ये सारे एसडी रैम के प्रकार है। डी रैम का ही एडवांस रूप है एसडी रैम, और एसडी रैम के कई प्रकार है, जैसे एसडी रैम DDR1, एसडी रैम DDR2, एसडी रैम DDR3। इस प्रकार से कौन सा एसडी रैम का प्रकार नहीं है? तो इसका जवाब जाएगा एस रैम। एस रैम अलग है और एसडी रैम अलग है। एसडी रैम एक डी रैम है, एसडी रैम कई प्रकार की होती है, जबकि एस रैम अलग है। तो इसका जवाब जाएगा कि कौन सा एसडी रैम का प्रकार नहीं, आप कहेंगे एस रैम एसडी रैम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास कंप्यूटर की ये सवाल है कि निम्न में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को कैसे पूरा करें के लिए कंप्यूटर को निर्देश देती है और सिस्टम की सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है। यानी सवाल यह है कि कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कंप्यूटर के घटकों को निर्देश देती है, उनका कंट्रोल करती है, उनमें डेटा फ्लो का कंट्रोल करती है, उनमें तालमेल बैठाती है। तो सीपीयू का ये कंट्रोल यूनिट वाला भाग है। सीयू
कंप्यूटर के वो भाग है, वो इकाई है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच तालमेल बैठाती है, समन्वय बैठाती है। तो इस सवाल का जवाब चला गया सीयू। सवाल क्या था कि कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए घटकों को निर्देश देती है और कंप्यूटर के घटकों के बीच तालमेल बिठाती है, यह है कंट्रोल यूनिट, सीयू। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गलत है, कौन सी सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कंट्रोल यूनिट डेटा की वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती। ये स्टेटमेंट सही है। कंप्यूटर की एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है एएलयू यूनिट, एक होती है मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट रियल प्रोसेसिंग नहीं करती है, वो डेटा फ्लो को कंट्रोल करती है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच तालमेल बिठाती है। तो पहला सही हो गया कि कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट रियल प्रोसेसिंग नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। रियल प्रोसेसिंग का काम है एएलयू यूनिट, पहला सही हो गया। दूसरा, सीपीयू को एकीकृत परिपथ के रूप में चिप पर बनाया जाता है और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। सीपीयू ये एकीकृत परिपथ आईसी चिप सीपीयू कैसे बनाते हैं? सीपीयू को एकीकृत परिपथ चिप में बनाया जाता है, यानी सीपीयू को आईसी चिप से बनाते हैं और इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल है कि फ्लैट बेडेड, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, ये गलत है। फ्लैट बेडेड स्कैनर हो या कैसा भी स्कैनर हो, स्कैनर केवल इनपुट का काम करता है। पहला सही कि कंट्रोल यूनिट रियल प्रोसेसिंग नहीं करती है, वो डेटा फ्लो को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। दूसरा सही कि ये जो सीपीयू होता है वो आईसी यानी एकीकृत पथ या आईसी को चिप पर जोड़ करके बनाते हैं। तीसरा है वो गलत है, ठीक है। अब हमारे पास 65 नंबर सवाल है कि किसी एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए आमतौर पर माउस कैसे काम करता है? तो आप कहेंगे माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे। किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को शुरू करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करने से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। किसी को एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए माउस कैसे काम करेगा? आप क्या कहेंगे? माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है, यही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनपुट डिवाइस, कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है? तो मैं बता दूं, स्क्रीन के ऊपर जो चमकती हुई लाइन दिखती है उसको कर्सर कहते हैं। उस कर्सर को इधर आपने चाही गई जगह पर ला करके वहां से टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कर्सर दिखता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। इसमें ट्रैक बॉल और माउस दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस है, दोनों के द्वारा आप कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं। यही उत्तर आ गया, ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 67 नंबर क्वेश्चन है, उसमें तो प्रॉब्लम है थोड़ी, ये डेटा का प्रश्न है, एक डेटा नहीं लिखा गया, हम नहीं करवाएंगे। 68 नंबर सवाल है, हॉलीवुड जिस प्रकार फिल्म से संबंधित है तो सिलिकॉन वैली किससे संबंधित है? तो हॉलीवुड अमेरिका का शहर है, वहां फिल्में बनती है। इसी प्रकार सिलिकॉन वैली भी अमेरिका का शहर है जहां कंप्यूटर्स पर काम होता है, यानी वो प्रौद्योगिकी से संबंधित हो गया। किससे संबंधित हो गया? प्रौद्योगिकी, ये हो गया। और मेरे पास अब मैं चित्र वाला सवाल है, ओके, 69 नंबर सवाल करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा, पहली आकृति से दूसरी आकृति बनाएंगे तो तीसरी आकृति से यहाँ पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? आपको बता देता हूँ कि ये जो एरो है वो यहाँ चला गया, तो ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है? यहाँ पर जल प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? जल प्रतिबिंब। ये नीचे की ओर नीचे है तो ऊपर की ओर ऊपर, ये ऊपर की ओर ऊपर है, नीचे की ओर नीचे, ये भी क्या प्रतिबिंब बना रहा है? यहाँ पर जल प्रतिबिंब। और बीच वाली आकृति देखिएगा, ये इसका ऊपर वाला भाग है वो दाईं ओर मुड़ा है, इसका ऊपर वाला भाग ऊपर ही है लेकिन बाईं ओर मुड़ा है, तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है? दर्पण प्रतिबिंब। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस आकृति का ये बन गया जल प्रतिबिंब, इस आकृति का ये बन गया जल प्रतिबिंब और इसका ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। इसी प्रकार इसका जल प्रतिबिंब बनाइए, आकृति वैसे बन जाएगी, सेम टू सेम बन जाएगी। और आप देखिएगा, इसका ये ऊपर की ओर है, नीचे है और मुंह ऊपर की ओर, तो ये ऊपर है और मुंह इसका हो जाएगा नीचे की ओर, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर की ओर, मुंह ऊपर की ओर, तो ये आ जाएगी नीचे की ओर और मुंह इसका किस में हो जाएगा? नीचे की ओर, यहाँ हो जाएगा। और ये इस तरह का है तो इसका तो जो आपको दर्पण प्रतिबिंब वो ऐसे बनेगा, तो ये चौथा ऑप्शन सही है इस प्रकार का जवाब। यानी इसका आप दर्पण पर जल प्रतिबिंब बना लीजिएगा, इसका जल प्रतिबिंब बना लीजिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना लीजिएगा, ये आकृति अपना बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये कितने नंबर क्वेश्चन था हमारे पास? 69। 70 नंबर सवाल हमारे पास एक साइंस का सवाल है कि नींबू, मौसमी, आम, संतरा में अलग क्या है? नींबू, मौसमी, आम,
संतरा। तो आपको पता है कि ये जो नींबू है, मौसमी है, संतरा, ये तीनों फल लगभग एक जैसे ही हैं। इनके अंदर की आकृति एक जैसी है, ये एक जैसे खट्टे हैं, ये सारे विटामिन सी का स्रोत हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स हैं। जबकि आम है वो इनसे अलग है। आम में गुठली है, वो अलग प्रकार का स्वाद है, ये अलग प्रकार के ये साइट्रिक एसिड वाले सिट्रस फ्रूट्स है। आम एक अलग चीज़ है, तो आम अलग हो गया, निश्चित बात है। ये हो गया आपके पास 70 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल देखिएगा मेरे पास, स्कूल को रूम कहा जाए। किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को रूम, रूम को अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को सिटी, सिटी को बस। शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाएंगे? शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाएंगे, और स्कूल को रूम कहा जा रहा है तो हम कहेंगे शिक्षा लेने के लिए रूम में जाएंगे। इसका सवाल का 71 का सवाल का जवाब हो गया रूम। अब मैं देखता हूं 72 नंबर सवाल। ओके, एक बार 72 नंबर सवाल बड़ा है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। भट्ट बेट नस्ट को दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स कहा, कार बेर भट्ट बेट को कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहा, और बट्टा लेस बेट भट्ट को हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स कहा। तो दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? तो ये स्पेशल प्रकार के क्वेश्चंस है। देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है, एक तो भट्ट कॉमन है दोनों में, और एक बेट कॉमन है। भट्ट बेट दोनों में कॉमन है, भट्ट बेट दोनों में कॉमन है, और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में कॉमन है, कॉमनवेल्थ सिस्टम भी। तो फिर यहाँ पर क्या रह गया? दिल्ली के लिए एनएसटी, इतना ही करना है बस। सवाल का जवाब क्या बच गया आपके पास है? एनएसटी आ गया, और करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये 72 नंबर क्वेश्चन हो गया, एनएसटी कह दिया इसको। अब आप 73 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी आइडिया देना चाहूंगा आपको। सवाल इस प्रकार का, बच्चों ध्यान से देखना, ये जो कथन वाले हैं, ये क्वेश्चन है कि एक स्कूल में प्रवेश के लिए 3 साल से 5 साल की आयु चाहिए, बच्चा रंग पहचानना चाहिए, वर्णमाला बोलना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी करते हैं तो वो स्कूल एडमिशन देती है। इन शर्तों में से कोई पूरी शर्त नहीं होती है तो उसे प्रिंसिपल से मिलवा दिया जाता है और वेटिंग में उसे डाला जा सकता है। ठीक है, अब एक इंटेलिजेंट बच्चा स्कूल में आता है जिसको सब कुछ आता है, वर्णमाला उसे आता है, रंगों का ज्ञान उसे पता है, सिर्फ उससे 10-12 दिन उसकी आयु कम रहती है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा ही सवाल है। तो इसका निचोड़ ये है, तो मैं कहूंगा कि उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे वर्णमाला का ज्ञान है, उसे रंगों का ज्ञान है, वो इंटेलिजेंट है। बात यह कि 10-12 दिन उसकी उम्र कम रह रही है, तो 10-12 दिन उम्र वो 3 से 5 साल की उम्र स्कूल वालों ने इसलिए डिसाइड की कि इस उम्र तक बच्चे का आईक्यू ठीक हो जाता है और उसे स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। जब उसका आईक्यू पहले से ठीक है तो केवल मात्र 10-12 दिन आयु कम करने से उसका प्रवेश नहीं रोक सकते। तो मेरा है कि उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। इस प्रकार का एक सवाल है, एक बड़ा सवाल है, काफी बड़ा है, 73 नंबर सवाल। अब हम लोग बात आते हैं 74 नंबर सवाल पर। देखिएगा 74 नंबर सवाल क्या है? 73 नंबर में प्रवेश हो जाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा उसका प्रवेश होना चाहिए। और 74 नंबर सवाल है, देखिएगा कथन है, क्या कथन है? किसी आदमी ने कहा, कथन मतलब सत्य बात है, कि इस नौकरी के लिए परिश्रमी और बुद्धिमान लोगों पर ही विचार किया जाएगा। ठीक, और सिक्का को नौकरी दी गई है, इसका मतलब सिक्का परिश्रमी भी है और सिक्का बुद्धिमान भी है। दोनों निष्कर्ष इसमें सही जाते हैं। ठीक है भाई, 74 का दोनों निष्कर्ष सही है, सिक्का बुद्धिमान भी है और सिक्का परिश्रमी भी है। ओके, 74 का सवाल हो गया। 75 नंबर सवाल हमारे पास जीके का आ गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास कौन सा सवाल बचा है? कोई सवाल नहीं बचा। लास्ट में 150 बचा है। लास्ट में 150 नंबर क्वेश्चन है जो साइंस से रिलेटेड है। प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम होती जाती है। बिल्कुल सही बात है। पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक, शहरों के अंदर दिल्ली, जयपुर, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। ठीक है, खासकर ठंड के मौसम में। तो सर्दियों के अंदर विजिबिलिटी, दृश्यता और कम हो जाती है जब हवा में से भी पानी संघनित हो जाता है। पानी संघनित होने का मतलब पानी का ओश में बदलना। तो सवाल ये है कि इसे क्या कहेंगे? यानी शहरों के अंदर ठंड में दिखाई नहीं देता, एक तो प्रदूषण है और ऊपर से जो पानी है वो छोटी छोटी बर्फ की बूंदों में बदलना, जिसको हम लोग कोहरा कहते हैं। तो कहने का मतलब कोहरा और प्रदूषण दोनों मिलके, तो इस कोहरा और प्रदूषण दोनों मिलके, इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द दिया जाता है स्मॉग। क्या शब्द दिया जाता है बच्चों? स्मॉग। स्मॉग का मतलब इसमें 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है स्मोक
और एक आता है फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा। फॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? कोहरा। और स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं। तो धुआं और कोहरा दोनों मिलते हैं, इसे स्मोग कहते हैं, जिसके धूम्र कोहरा, जिसके कारण विजिबिलिटी कम आती है। अब यहां पर ऑप्शन के अनुसार इसे स्मोग को धुंध ही कहेंगे। क्या कहेंगे? धुंध कहेंगे। यानी शहर में धुंध छा गई, सर्दियों में शहर में धुंध छा जाती है, क्योंकि प्रदूषण और साथ ही साथ कोहरा दोनों मिल जाते हैं। इसका जवाब रहेगा धुंध। तो स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, मैं आर के बेनीवाल आपको साइंस के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए। इससे पहले बीएल सर ने आपको अंग्रेजी के, राजस्थान जी के क्वेश्चन करवाए। 150 क्वेश्चन में से लगभग हमने सारे क्वेश्चन किए। 2-4 क्वेश्चन जिसमें कोई डाउट था उसको हमने नहीं लिया। ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हो चुका है। अब हम आगे शिफ्ट सेकंड का पेपर करेंगे। ये स्थापना डिफेंस एकेडमी में जो आर्मी की तैयारी होती है बहुत शानदार तरीके से, फिजिकल जो रिटर्न है उसके साथ साथ राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजी, रेलवे की भी अलग से बैच चलते हैं, यहाँ अलग से हॉस्टल है। और अभी इस 20 मई को हम लोग एसएसजी, दिल्ली पुलिस, रेलवे के बैचेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये पहला ही पेपर हुआ है, इसके आगे के और पेपर भी आपको हल करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।